आज दिनांक 8 जुलाई बुधवार 2020 मैं योग ऋषि प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ ओम प्रकाश आनंद, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर एवं योग केंद्र मोती झील कानपुर की ओर से मैं स्वयं आज के दिन एक ऐसी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें आप न तो प्राचीन पुस्तक में पाएंगे और जो वर्तमान में तमाम योग के जानकार विशेषज्ञ योगियों ने पुस्तक लिखी है, न उनकी पुस्तक में। ये नवीन जानकारी अति उपयोगी जानकारी मैं अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति महाराज से प्राप्त की। ये उनकी अद्भुत खोज है। उनका कहना था कि संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, पानी के अंदर के जीव, व्हेल मछली आदि, केंचुआ आदि। पृथ्वी के ऊपर के जीव पक्षी, तोता, मैना, गिद्ध आदि। और ये सारे जीव हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार लगभग 84 प्रकार के हैं, 84 लाख प्रकार के हैं। इनमें 84 लाख प्रकार के लोगों में मनुष्य भी शामिल है। उनका कहना है कि मनुष्य को छोड़ करके कोई जीव वर्टिकल नहीं है, लंबवत नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने के नाते वो पेट के बल ही सो जाते हैं। उनकी नाभि सीधे पृथ्वी से टच रहती है। ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार 0 हो जाने से डिस्टेंस, वो जब भी सोते हैं स्वप्न रहित सोते हैं और सहज समाधि में चले जाते हैं। सहज समाधि में जाने से उनका कनेक्शन, उनकी आत्मा का कनेक्शन, संबंध सीधे परमात्मा से हो जाता है। जब किसी एरिया में भूकंप आता है तो जीव जंतु उस एरिया को छोड़ देते हैं, मछलियां भी उस एरिया को छोड़ देती हैं। उनकी तीसरी आंख खुली रहती है। भारतीय दर्शन के अनुसार वो भोग योनि है। मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है।
तो स्वाभाविक उनकी स्पाइनल कॉर्ड मूवमेंट करती है, गतिवान बनी रहती है। तो उनकी जो गुर्रियों का प्राकृतिक अंतर है वो प्राकृतिक बना रहता है। मनुष्य किसी प्रकार से उसको विकास कहा जाता है, वो वर्टिकल हो गया। अगर मनुष्य को भी बचपन से खड़ा होना न सिखाया जाए तो वो भी जानवरों की तरह 4 पैर से चलेगा, वो भी जानवरों की तरह मूवमेंट करेगा, रीढ़ हड्डी। अब मेरे गुरुदेव ने बताया कि जब वर्टिकल हो गए तो 24 गुर्रियाँ होती हैं मूवेबल, जो घूमती हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, और शेष 7 गुर्रियाँ आपस में टच रहती हैं, चिपकी रहती हैं। ये 24 गुर्रियों के बीच से नाड़ियाँ निकली हुई हैं। इसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, इडा पिंगला घूमती रहती, घुमावदार बनी रहती है। और ये जो नाड़ियाँ हैं इन्हीं का बहुत बड़ा खेल है। अगर ये नाड़ियाँ हमारी कड़ी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, या ढीली हो जाती हैं, या कोई प्रेशर पड़ता है तो उससे एनर्जी फ्लो नहीं होता। हमारी वर्तमान मेडिकल साइंस अरबों खरबों टर्बों रुपया खर्च कर दे, लेकिन न्यूरेटिक प्रॉब्लम एक सीमा के बाद नहीं हल कर सकती, भली नशीली या बूस्टिंग दवा देते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक डिफेक्ट है। जब हम वर्टिकल हो जाते हैं तो L5 और S1 इसमें स्वाभाविक प्रेशर हो जाता है। जो लोग सीधे नहीं बैठते हैं, सीधे नहीं सोते हैं, गलत ढंग से झुकते हैं, अधिक बोझे का सामान सीमा के अंदर उठा लेते हैं आदि, तो उनकी नाड़ियाँ खिंच जाती हैं। जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं फिजिकल, तो उनमें कड़ापन आ जाता है। ऐसे ही सर्वाइकल में C6 और C7 आपस में दब जाती हैं। C6-7 दबने से आफ्टर सम ईयर ब्रेन पर ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। L5-S1 दबने से नीचे की पैर की तरफ की नाड़ियाँ कम कर देती हैं स्लो। इसीलिए जो लोग सीधे नहीं बैठते हैं, सीधे नहीं सोते हैं, सीधे नहीं लेटते हैं, रॉन्ग पोस्चर में सामान उठाते हैं, पूरी पोस्चर थेरेपी का डेवलपमेंट हो चुका है, कभी चर्चा करेंगे। तो वो लोग कोई 20 में इनवैलिड हो जाता है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, कोई 30 में इनवैलिड हो जाता है। जो लोग एक्सेस गेम करते हैं, चाहे क्रिकेट मैच वाले हों, चाहे पहलवान हों, चाहे जल्दी जल्दी योगासन करने वाले हों, वो लोग भी इनवैलिड हो जाते हैं आफ्टर 30-40। तो मेरे गुरुदेव ने, इसीलिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो लोग योगासन हो, चाहे सूर्य नमस्कार हो, जल्दी जल्दी करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, हर आसन का जो अपोजिट है नहीं करते हैं, वो लोग योगासन करने के बाद भी भविष्य में इनवैलिड हो जाते हैं। मैंने देखा है योगासन करने वालों को। मैं भी सन 70 से योगासन कर रहा हूँ, फिर 73 में गुरुदेव मिल गए, नहीं तो मैं भी इनवैलिड हो जाता इस 71 की एज में। जब कोई जानवर चलता है हॉरिजॉन्टल होने के नाते, तो उसकी स्पाइन ऑटोमेटिक मूवमेंट करती है। तो उन्होंने रीढ़ हड्डी कैसे मूवमेंट करे, उन्होंने देखा कि जो घोड़ा है, अगर उसको कितना भी काम ले लो, अगर शाम को उसको लौटने का मैनेजमेंट न मौका न दो तो बेकार हो जाएगा। जब से मुझको इसको घोड़ा व्यायाम जब भी मैं कराऊंगा, केन क्वीन एक्सरसाइज का जो 3rd नंबर है उसको हॉर्स एक्सरसाइज कहते हैं। तो घोड़ा उदास, ऐसा क्यों? पहले कुआं होते थे, लोग डोरी लेके चलते थे, उसमें लोटा बांधते थे, और जब प्यास लगती थी तो कुएं में पानी डाल, डोरी के माध्यम से लोटा डाल के निकाल के पानी पी लेते थे।
तो आदमी प्यासा क्यों, लोटा ना था। डोरी तो है पर लोटा नहीं है। घोड़ा उदासा क्यों, थका क्यों, उसको शाम के वक्त उसको आपने घोड़ा व्यायाम नहीं करने दिया। इसी आधार को लेकर के उन्होंने 12 एक्सरसाइज बनाई और मैंने देखा है कि 12 एक्सरसाइज करने से जो कुंडलनी योग का अभ्यास करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि जो लोग लंबाई बढ़ाना चाहते हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर कमर में, रीढ़ में, गर्दन में तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल फिट हो जाती है मेरी तरह और लंबाई बढ़ जाती है। वो ऊर्जा से भरे रहते हैं, उन्हें कभी थकान नहीं होती है। पहले आज देख लीजिए कि 12 एक्सरसाइज कैसे हैं। फिर 12 एक्सरसाइज से 4 एक्सरसाइज निकाली मेरे गुरुदेव ने, फिर 4 से मैंने 1 एक्सरसाइज निकाली। अगर आप 12 एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, समय में सबके पास है, बीमारी है, समय नहीं है, समय नहीं है। के पास कोई चीज़ केवल समय है। अगर उसको मैनेजमेंट करना आता हो, आलसी ना हो, निकम्मा ना हो, उत्साह विहीन न हो, राइट सुविधाएं न हो, तो इसलिए हम लोग ये बात ध्यान रखें कि ये नई चीज़ है, आ जाइए। केवल 5 मिनट अगर आप, ठीक है ना, इधर से करो। और पहले आप जाने कि रीढ़ के जो घुमावदार व्यायाम हैं, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी के 12 घुमावदार व्यायाम हैं, वो निकले कहाँ से। इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो। तकिया नहीं लगाएंगे, दोनों पैर मोड़िए, मिलाइए, छाती पे मिलाइए, ये जल्दी नहीं, आराम से। घोड़ा जो है, आप कभी घोड़े को देखिए, करिए। ये घोड़ा स्वभावतः ऐसे करता है। कल मैंने थोड़ा इशारा किया था, ये स्वामी देवमूर्ति जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं चित्र के रूप में, ये एक्सरसाइज का उद्गम है। घोड़ा यही करता है। आप कभी कुत्ते को देखिए, वो भी ऐसे करने लगता है अपने ढंग से। आप गधे को देखिए, वो भी इस प्रकार से करता है। तीनों को तो मैंने देखा है, घोड़े को, हॉर्स को, कुत्ते को, डॉग को, और तीसरा कौन, हाँ, जरा गधा कहने में डर लगता है ना, इसलिए मैंने कहा आप ही लोगों से कहवाऊं। ये देखिए, बस इस पैर फैला दो। अब थोड़ा फैलाओ आपस में, जरा सा करो दाएं बाएं। ये पहले हरदम दाईं ओर पैरों को ले जाइए और घुटना, सॉरी, अंगूठा और एड़ी मिलाइए। ये कमर को अपने ढंग से उठाएंगे, ये देखिए अपने आप मुड़ रही है। और ठुड्डी को जिधर पैर ले जाएंगे उधर नीचे, वो खुल जाती हैं। अगला नंबर 2 करिए, दोनों पैरों को मिला के करिए, बहुत सरल हैं। योगासन सीखने में तो बरसों लगते हैं सही ढंग से, लेकिन ये 3 करिए। पहले राइट पर रख, आदत डाल, सही, राइट माने दाहिना। एक्सरसाइज हैं, इनके करने से
हमारी जो सारी गुड़ियाँ हैं जिनका प्राकृतिक गैप कम हो गया है, ये प्राकृतिक हो जाता है। जो नसें बुढ़ापे में दबती हैं, एमआरआई करवाते हैं, गैप बढ़ गया है, कभी कहते हैं आपस में सट गई हैं, इससे कोई बचेगा नहीं। करिए, पैर बदल लीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरे का ए, फिर तीसरे का बी। देखिए कितनी अच्छी कमर हिल रही है। कमर भी जिनकी कमरा हो गई है धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगला करिए, 4। ना 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 ना, हाँ। ये अंगूठे के ऊपर रख लीजिए और हो उठा अपोजिट साइड में पूरा पूरा ना लगे अभी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपकी कड़ी हो चुकी है। ये रीढ़ की हड्डी जितनी कड़ी होती जाएगी उतना आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा। हमारे पास बहुत से साधक आए और उन्हें बताया कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई, उनके चक्र खुल गए, रीढ़ की हड्डी उनकी सीधी हो गई। पुनः ध्यान रखें कि अगर आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये व्यायाम भी नहीं करेंगे। हम आपको बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि ये केवल घर में आपके पास केवल 3 मेडिकल चुंबक हों। ये हाई मैग्नेट, ये प्रीमियर मैग्नेट, ये स्मॉल मैग्नेट। अगर 3 मैग्नेट हों और एक वाइब्रेशन मशीन हो, सभी प्रकार के दर्दों से, सभी प्रकार के दर्दों के रोगों से, सभी प्रकार के पेन किलर से आप मुक्त हो जाएंगे। अब अगला करिए। ये कौन सा नंबर है? 5वां। करिए। ये आपकी हो सकता है ये घुटना जमीन पर न लगे, तखत के पैरेलल व्यवस्था को जमीन कहेंगे, यानी कि आप जमीन तखत में कर रहे हो तो आप जमीन तक ले जाएं घुटने को। ये बहुत सुंदर। हो सकता है आपका 1 इंच झुके, 2 इंच झुके, 4 इंच झुके, फोर्स नहीं करना, धीरे 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 धीरे। पैर बदल लीजिए, करिए। ये उस साइड में कोई बात नहीं, अभी इस साइड में जाएंगे। हो सकता है आपका इतना ही हो पर ये चूँकि नियमित ईमानदारी से योगाभ्यास करते हैं, इसलिए ये लगभग 50 की एज। ईमानदारी से तुम्हारी कितनी है? 50 है। 50 जी। ऑनेस्टी से इनकी उम्र 50 साल है। ये भी 10 साल कम बताते हैं, और 10 क्या, ये तो 20 साल कम है अपनी एज से। ये क्योंकि योगाभ्यास में ईमानदार हैं। चलिए, ये अब 6वां नंबर आ जाइए। ये देखिए वही जो कल मैंने कराया था, किंग एक्सरसाइज। ये किंग एक्सरसाइज है। अगर आप किसी कारण से नहीं समय देना चाहते तो आप किंग एक्सरसाइज ही दीजिए आप। चलिए, अब दोनों पैर मिलाइए, क्वीन एक्सरसाइज। घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, ठुड्डी दाएं। 5-5 बार करेंगे तो 15-20 मिनट में हो जाते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार आप ईमानदारी से करें धीरे धीरे तो बहुत लाभ होता है। एक बात और ध्यान रखें, सूर्य नमस्कार के बाद जो हानि भविष्य में होगी आपको, उससे बचने के लिए सूर्य नमस्कार के बाद ये किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर 5-5, 10-10 बार कर लीजिए। कोई योगासन से हानि बचानी हो आपको तो बाद पहले 5-5, 10-10 बार कर लीजिए और बाद में 10-10, 20-20 बार कर लीजिए। तो जो अनजाने योगासन करने से आपकी स्पाइन में आपको कोई गुड़िया में दबाव पड़ गया है एक्स्ट्रा, वो खुल जाएगा। आगे लीजिए, ना ऐसे लीजिए, वही रियल जहाँ से खोज हुई है। ये 8वीं एक्सरसाइज, इसको हॉर्स एक्सरसाइज भी कहते हैं।
घोड़ा व्यायाम भी कहते हैं। अगला लीजिए, गोल घुमाइए। ना ना ना, पहले राइट टू लेफ्ट जाया करो। ये नहीं आप ठीक है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे करके मैं जो कहता हूँ सुना लो। राइट टू लेफ्ट इसे कहते हैं, क्लॉकवाइज। ये बच्चे हमको, अरे हमारे अनुभव में भैया, ये राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज पूरा शब्द है, राइट टू लेफ्ट क्लॉक, घड़ी की दिशा में। अब लेफ्ट टू राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये 9वीं एक्सरसाइज है। 10वीं एक्सरसाइज, हाथ पैर चलाइए। इन सब के पीछे चिंतन है, तक लिखी है स्वामी देवमूर्ति जी महाराज के क्रांतकारी, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज के क्रांतकारी रीढ़ के 12 घुमावदार व्यायाम। हाथ चलाइए, सिर चलाइए, और इसमें हंसते भी हैं। हंसना अपने आप में बहुत बड़ा हास्य मेडिटेशन है। चलिए, 10वां, पैर फैला दीजिए। अब ऐसे ले लीजिए, ऐसे पीछे ले जाइए। एक पैर हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे खींचिए। 2 3 4 5 6, बस इतनी याद। इसमें क्या है कि इनडायरेक्टली इतना करते करते अनजाने कहीं रीढ़ की हड्डी में कोई अपसेटिंग ना हो गई हो, अव्यवस्थित ना हो गई हो, तो इसको स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद बैठ जाइए। 12वां, वज्रासन में बैठे चाहे सुखासन में बैठे, करिए ये वाला। दिखाई पड़ रहा? ये दो। गर्दन नहीं घुमाएंगे। गर्दन को 5 अंगुल से अगर आप ऊपर रखने की आदत डाल लोगे तो इन फ्यूचर में नोबडी कैन सेव फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नहीं, वो काम तुम्हारा नहीं है। बस अब इसी में थोड़ा और मूवमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे। इसको उल्टा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, घुमादार, ये इसका उल्टा कर लीजिए। ये 12 एक्सरसाइज हैं। अब आप सभी लोग लेट जाएं, लेट जाइए। बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि जो 5 चक्र होते हैं, चक्र दिखाओ, कहीं रखे? चक्र नहीं रखे। चलो रहने दो, कल हो जाएगा, कल। जब 5 चक्र आपके खुल जाते हैं तो उनमें एनर्जी बहने लगती है, और वो एनर्जी पूरी बॉडी में जाती है। और ऊपर जाओ। अब आप सभी लोग लेट जाएं। हाँ, हाथों को ऐसे रख लीजिए, दोनों पैरों का थोड़ा फासला करिए। हाँ, राइट साइड जाएंगे। 1 राइट साइड जाइए, 2 लेफ्ट जाइए, 3 राइट पैर जाएंगे, लेफ्ट ठुड्डी जाएगी, 4 5 6 7 8 9 10। बस अब दोनों पैर मिला, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बस नहीं, 10 ये 10 को मान लेते हैं। अभी हमने बस नहीं ऐसे किए, 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोज समझाता हूँ, प्राय समझाता हूँ कि 10 को 10 रहने दो। बस हुआ, बस आई नहीं, आप पहले बस में बैठने का प्रयास कर रहे हो। बताइए, जब इनका ये हाल है, 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, तब ये हाल है आप लोगों का। ये गलती हमारे टीचरों की है, एक्सेप्टेंस की गलती है। 10 गिनती है, क्या कहा? हाँ, अगला करिए नंबर 1। हाँ, जैसे जैसे क्राइस्ट जो है पैर क्रॉस करके और ऐसे बेचारे लटका दिए गए थे। करिए 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब आप पैर बदल लीजिए, नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अगला, ये दाहिने पैर के ऊपर अंगूठे के ऊपर रखना। 1, इसमें हो सकता है कि घुटना एकदम अंगूठा ना लगे आपको। 2 4 5 6 7 8 9। बस जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें एक भी व्यक्ति सीधे नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि आप सीधे बैठ सकते भी नहीं, क्योंकि आप मूल में वर्टिकल नहीं थे, मूल में आप हॉरिजॉन्टल ही थे। वर्टिकल ये एक्स्ट्रा विकास रूपी हेल्थ विनाश है। ये मूल में आदमी वर्टिकल नहीं था, हजारों साल लाखों साल पहले वो भी हॉरिजॉन्टल था। आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनको 3 पहिए गाड़ी न लाई जाए, उन्हें बताया न जाए, उनको बैलेंसिंग न सिखाया जाए खड़े होकर के, तो आज भी आदमी 4 पैर से चलेगा। इसलिए जब सीधे बैठना प्राकृतिक नहीं है, सीधे लेटना भी प्राकृतिक नहीं है, पर लेकिन इससे नुकसान बहुत है। इसलिए आपको प्रयास करके, मैं भी बहुत झुक के बैठता था पहले, गुरुदेव ने मुझे टोक टोक के समझा करके और सीधे बैठने की आदत डाल दी। जब मुझे आराम करना होता तब थोड़ा सा मैं स्पाइन को झुकाता हूँ।
पहली बात तो आराम की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं आग का पका भोजन बहुत कम खाता हूँ। जब मुर्दा भोजन करेंगे नहीं तो मुर्दा कैसे होंगे? तो ये जितने जानवर हैं सब आग का पका, कोई आग का पका भोजन नहीं करते। तो इसलिए बात बता रहा हूँ मैं आपको कि सीधे बैठने का आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। जितनी कुर्सियां होती हैं इनके पीछे का बैक हटा देना चाहिए। जब पीछे बैक नहीं होगा तो आपको सीधे बैठना ही पड़ेगा। आपको आगे चलिए, पर जब रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करेंगे तो आपको सीधे बैठने का में सहायता मिलेगी। और जब सीधे बैठेंगे नहीं तो आपके जो 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, ये जो 5 चक्र हैं और ये विशुद्ध मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र आपके एक रहेंगे नहीं स्पाइन। आगे बढ़िए, पैर बदल लीजिए। इनके नाम अलग अलग नहीं हैं सूर्य नमस्कार की तरह। चलिए पैर मोड़ लीजिए, ये घुटने के ऊपर रखते हैं। ये देखिए, दाहिने पैर पे तलुआ रखा, और जब आप सतत प्रयास करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुलायम हो जाएगी। फिर योगासन करने में बहुत सहायता मिलेगी। ये जो 12 आसन मैं बता रहा हूँ घुमावदार, ये आपको किसी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगी, किसी डिप्लोमा कोर्स में नहीं मिलेगी, किसी सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं मिलेगी, किसी डिग्री कोर्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वामी देवमूर्ति जी के जो घुमावदार व्यायाम है अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। कोई मेरे जैसा वैज्ञानिक वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हम कोई नई चीज़ हम खोजते हैं तो पुराने लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। इस पर मैंने पूरा किताब लिखी है, बहुत सुंदर। ये पहचान है कि हमारी रीढ़ की हड्डी ये। बस फिर भी मैं आपको अपनी वेबसाइट में डलवा दूंगा पूरी किताब। पैर मोड़ लीजिए, कठिन कुछ नहीं है। पहले ऐसे ऐसे है, नीचे करो पैर, देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा हाथ पैर है तो पहले ऐसे करेंगे, दिखाई पड़ रहा? पीछा कर दे। ये दोबारा में मिला के करते हैं, सॉरी, पहले राइट फिर लेफ्ट। जो मेरे पंजे हैं पैर मान लीजिए, तिवारा में ऐसे करते हैं, चौवा उसके बी पार्ट को यूँ करते हैं, फिर हम ऐसे चढ़ा लेते हैं, फिर बदल लेते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसे बाएं पैर को दाएं पैर पर रख देते हैं घुटने पे और ऐसे ऐसे करते हैं, फिर हम बदल लेते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं, फिर मिलाया करते हैं। कठिन कुछ नहीं है, केवल आपके दिमाग में मत डालिए कठिन है कठिन है। जो बात बार बार सोचेंगे वही सृष्टि बन जाएगी। हम जो बात बार बार सोचते हैं, बार बार पढ़ते हैं, डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज नहीं ठीक होती, दमा ठीक नहीं होता, गठिया ठीक नहीं होता, मुझे बता दो कौन सा क्रॉनिक रोग ठीक होता है? एक भी कोई क्रॉनिक रोग ठीक होता हो? ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, और चतुर चिकित्सक जानते और जनता बन रही मूर्ख। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल और चतुर चिकित्सक जानते, सब नहीं जानते हो, और जनता बन रही मूर्ख। ये नहीं, इसीलिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू जड़ी बूटियां, इनसे हम दुनिया के 90% बीमारियों का रोकथाम कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जोड़ों के दर्दों में चुम्बक चिकित्सा जोड़ दीजिए,
एनर्जी प्रवाह बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जोड़ लीजिए। मन उदास रहता हो तो लाफिंग थेरेपी जोड़ लीजिए। नेगेटिविटी हटानी हो तो सबकॉन्शियस माइंड का निगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव थॉट की फीडिंग कर लीजिए। इन्फेक्शंस डिजीज़ बहुत बढ़ रही हो तो काऊ यूरिन थेरेपी या शिवाम्बु थेरेपी जोड़ लीजिए। इसे मैंने नाम रखा है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस। ये झूठे दावे हैं कि हम योग से दुनिया को ठीक कर देंगे। योग करता कहाँ कोई आदमी। योग के 10 जो पहला पार्ट है यम नियम, अगर इनको आप फॉलो कर लें तो आप निश्चित बीमारी नहीं पड़ेंगे। हठ योग में षटकर्म प्लस संग प्रक्षालन है। इन 7 क्रियाओं को जोड़ लें तो वास्तव में बीमारी ठीक होने में सहायता मिलेगी। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस। इन्फेक्शन कौन सी संक्रमण डिजीज है जो गाय के गोबर के धुएं आग से न ठीक हो जाए। गाय के पेशाब, इसको माँ ऐसे नहीं कहा गया। भैंस को नहीं माँ कहा गया, न भेड़ को माँ कहा गया, न बकरी को माँ कहा गया, चाची मौसी भी नहीं कहा गया है, गाय को माँ कहा गया। गाय पर मैंने बहुत अध्ययन किया है, मेरे पास बहुत किताबें हैं। भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन आया है। इसमें एक किसी पुस्तक में लिखा है, गाय का मांस छोड़ करके उसका हर अंग का कोई ना कोई मेडिकल उपयोग है। गाय का मांस छोड़ करके, गाय का मांस खाने से मनुष्य विकृति मस्तिष्क का हो जाता है, इसलिए मांस रोका गया है। बाकी गाय के हर अंग का मेडिकल उपयोग है। दुर्भाग्य से हमने मां मान लिया और उसका मेडिकल उपयोग नहीं करे। एक औषधि आती है आयुर्वेद में, गोदंती भस्म। गोदंती, गो माने गाय, गाय के जो पित्ता होता है इसको निकाल के वैद्य लोग उसकी भस्म बनाते हैं। इन्फेक्शन डिजीज, बुखार में ये बहुत उपयोगी है। मैंने खुद अपने रोगी पर प्रयोग करके देखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, कानून तो खैर नहीं बनेगा। गाय की मृत्यु के बाद गाय का मांस छोड़ करके उसके हर अंग की कहीं प्रयोग होता है। वो सब संभव नहीं है, पर गौमूत्र, गौ गोबर, वो जो आता नहीं, क्या नाम है, 5 चीज़ों का पंचगव्य, पंचगव्य कहते हैं ना, पंचगव्य को विधान से बनाया जाता है तो शोधन के साथ बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती हैं। पर गाय हमारी ऐसी ना हो जो गाँव शहरों में घूमती है, घास खाती हो, जंगल जाती हो। और देसी गाय ये बहुत दूध देने वाली, इसका तो दूध ही बेकार है, जो क्योंकि एक जंगली वायलेंट जानवर के गया है। पश्चिम के लोग हर चीज़ को, संसार को व्यापार मानते हैं। हम लोग पूरब के जो आध्यात्मिक लोग हैं संसार को परिवार मानते हैं। बस उधर कुटुंबकम। आगे बढ़िए। ये मैंने इसलिए बताया, करिए। ये इसका नाम हॉर्स एक्सरसाइज भी है। वैसे कौन सा 8वां है? ये 8वां है। हाँ, संख्या में 8वां है। यही घोड़ा करता है। आदमी प्यासा क्यों, घोड़ा उदासा क्यों। आगे बढ़िए। ये राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज। बुद्धि को ठीक करो भाई, नहीं 2 थप्पड़ लगाए अपने गाल में, तुम्हारा गाल है। बार बार सामने क्लॉकवाइज। ये आप घड़ी को दो कैसे चलती है। ये आप एक घड़ी रखी हुई है, ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है? ये देखो, ये राइट टू लेफ्ट पहले जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये हम लोग प्राचीन काल के गुरु हैं। आजकल तो बच्चों को डांट दो ना, बस टीवी वाले आ जाएंगे। ये देखिए, हमारे बच्चे को डांटते हैं। अरे बच्चों को सुबह डांटोगे नहीं तो बच्चे तुम्हारे बाप हो जाएंगे।
हम लोग अपने माँ बाप से डरते थे, अब हम लोग अपने बच्चों से डरते हैं। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे आजीवन डरते रहें। डरने का मतलब नहीं कोई खराब बात मैं कह रहा हूँ मैं। आगे बढ़ो, साइकिलिंग करो। अच्छा नहीं, पहले ही करोगे बाबा? नहीं बाबा, हाँ कुछ दिन ये ऐसे हाथ पैर चलाइए, सारे अंगों के व्यायाम हो जाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था, 10 दिन में उसका 3.5 किलो वजन घट गया। शोधन क्रियाओं से वजन घटता है। एक्सरसाइज में तो आज किया और जहाँ से कल कोई बढ़िया चीज़ खा लिया आपने, तरण माल, फिर बढ़ जाता है। नेती, बस्ती, कुंजर, स्टीम बाथ, सन बाथ, मिट्टी के पट्टी, टब बाथ, अब ब्रेकफास्ट में ब्रेक। चलिए आगे बढ़िए। अब खिंचाव करेंगे, 2 3, हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। बस अब आप देखिए, अब एक और बहुत नई चीज है। चलो, दोनों पैरों को मालूम है, मत्स्य विश्राम। योगासनों में शवासन होता है और रीढ़ के घुमावदार व्यायाम में मत्स्य विश्राम होता है। मत्स्य माने मछली। आप किसी मछली को पकड़ करके पानी से बाहर कर दीजिए, जमीन में उसको गिर जाएगी, या ऐसे वो अपने हाथ पैर फेंकती है। ये ऐसे इसमें भी जो है, ये पैरों को हल्का सा फोर्स करके उठाया और ढीला करके छोड़ दिया। ये करने से विश्राम मिलता है। बस बैठ जाइए, सुख से बैठ जाइए। सुख होता है, ठीक है ना? और इधर कर दें, ये वाला आप करिए। सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, दिन में कई बार, झटका मत दीजिए, और धीरे करो, आराम से। गर्दन नहीं घुमाएंगे, गर्दन नहीं घुमाएंगे, रिलैक्स। बस ये लेट जाओ। ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम है। मेरे पास एक बहुत पहले, करीबन 40-45 साल पहले, गुरुदेव मुझे ज्ञान शिक्षा दे करके विदेश चले गए। मुझसे भी कई बार कहा चलो तुम विदेश चलो। मैंने कहा मेरा विदेश जाने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन विदेश जाने में बैन लग जाएगा। कोरोना कहता कहीं मत जाओ, अपने अपने घर में रहो। हमारा देश आज भी बहुत अच्छा है। आज भी यहाँ पर 20% शाकाहारी हैं तो अन्नाहारी, पर शाकाहारी कहते हैं अपनों को। बताऊंगा मैं आपको, आप लोग शाकाहारी कहते हो, आप अन्नाहारी हो। शाकाहारी, अन्नाहारी, मांसाहारी, ये 3 होते थे। अब एक नया आ गए हैं, कीड़ाहारी। कीड़े मकोड़े खाने लगे, बताओ। तो मूल में आदमी शाकाहारी है। तो ये बार, हाँ, तो महिला हमारे पास अपने 3 बच्चों को लेके आई, 2-2 साल का अंतर था। तो कहने के हम भी छोटे हैं, हमारे पतिदेव भी छोटे हैं, क्या ऐसा कोई योग है कि मैं चाहती मेरे बच्चे 6-6 फुट के हो जाएं? मैंने कहा भाई, मेरे गुरुदेव ने 12 एक्सरसाइज बताई हैं। बच्चों से मैंने पूछा कि तुम्हारी कैसी इच्छा है? बोले हम लंबे होना चाहते हैं। और वास्तव में उनको मैंने ये 12 एक्सरसाइज ठीक से सिखा दी। और भोजन में मैंने उनको मोटा अनाज बताया कि गेहूं, जौ, चना 1/3 1/3 1/3 माने बराबर मात्रा में। 1 किलो गेहूं, 1 किलो चना और 1 किलो जौ, इन तीनों को मिला लीजिए। इसको घर में पीसें तो बेस्ट है,
चक्की में मोटा पिसवावें तो बेटर है। जो थैली से लाए हैं गुड़ है, सफ़ेद कोयला है, वो तो फोजला विहीन। और जब 10-15-20 साल बाद किसी माध्यम से मिलने आई, अपने तीनों बच्चों को लेकर आई। 6 फुट से कोई बच्चा छोटा नहीं है। आज वो अब तो खैर बहुत बड़े हैं। एक आदमी, एक 58 साल का हो गया, एक 54 साल का हो गया, एक 52 साल का हो गए हैं, सब बड़े बड़े हैं। कोई 6.5 फुट का है, कोई 6.25 फुट का है, कोई 6 फुट का है। और तमाम लोग मेरे पास जब आते हैं तो मैं कहता हूँ कि 12 एक्सरसाइज करो। ये लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। इनका पूरा अपना एक वैज्ञानिक कारण है, एक लॉजिक है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी मौका होगा। अब आप सीधे बैठ जाइए और वहाँ पैर लटका के बैठ जाइए और देखिए पैर आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, तो सुख से बैठ जाइए। चलिए, हमारे पास 5 मिनट समय है, बल्कि हाँ 10 मिनट समय है। हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक नई समस्या आई है। कल मेरे से कुछ लोग पूछने आए थे। अभी तक तो कोरोना की और स्टाइल बताया था, अब अखबार में आ रहा है, टीवी में आ रहा है कि अब कोरोना हवा के द्वारा फैलेगा। सब लोग मुस्का बांधे रहो। एक नए वैज्ञानिक हुए हैं मिस्टर डॉक्टर चौधरी, वो तो मुस्का को भी खराब बता रहे हैं, हाथ धोने को भी ज़्यादा खराब बता रहे हैं, और जाने क्या क्या खराब बता रहे हैं। बड़ी समस्या है। कुछ कहते हैं तीनों खराब है, कुछ अच्छा है। मैं तो इतना जानता हूँ, अपनी वाइटल पावर बढ़ाओ। अपने बैंक में पैसा जैसे बढ़ाने में लगे हो, ऐसे अपनी बॉडी में वाइटल पावर बढ़ाओ, जीवनी शक्ति बढ़ाओ। अन्यथा अगर संक्रमण एयर से आएगा तो प्राणायाम में नुकसान करेगा। रोज नई नई खोजें होती हैं, मैं इतना जानता हूँ। अगर रोटी भी खाओगे तो मशीन तो कोई आएगी नहीं, रोटी उठ के मुंह में चली जाएगी। गोलगप्पे की तरह एक मशीन जो निकली है आजकल। रोटी तोड़ोगे हाथ से, फिर उसमें सब्जी लगाओगे, दाल लगाओगे या चटनी लगाओगे, और यहाँ से यहाँ तक आप, यहाँ से यहाँ तक कितने वायरस चले जाएंगे। हम तो कह रहे हैं भारत सरकार को हर एक के घर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भिजवा देना चाहिए। तब तो ना कुछ खा पाओगे ना कुछ रह पाओगे। इतने वायरस हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। जितनी गंदगी फैलाओगे, जितनी गंदगी सड़ेगी, उतने कीड़े पैदा होंगे। कीड़े पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होंगे, फिर बैक्टीरिया पैदा होंगे, फिर वायरस पैदा होंगे। इनके बचने का एक ही उपाय है, क्लीनिंग थेरेपी। ठीक से हाथ धोइए, ठीक से पैर धोइए, ठीक से अपना मकान साफ रखिए, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखिए, नीम के पेड़ लगाइए। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा, डोडा, पनीर 7 जड़ियाँ एंटीबायोटिक हैं, इनके पौधे लगवाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी वाइटल पावर बढ़ाइए। सफाई के साथ साथ में वाइटल पावर बढ़ाने में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सहायक है। उसके पहले भस्त्रिका कर लीजिए, हाथ सामने करिए। दस बार करिए। रुमाल साथ रखिए। अगर नासिका से विकार निकले तो अपना रुमाल से पोंछ लीजिए। रोज रुमाल बदलिए, 2 बार बदलिए। ऊपर हाथ करिए। तीसरा ऐसे, पैरेलल टू द अर्थ। नंबर 4, बस
केवल मुश्किल से 1 मिनट समय लगता है। यदि आप प्राणायाम करने के पहले से कर लें तो जुखाम को तरस जाएंगे, और जुखाम नहीं होगा तो जीर्ण जुखाम नहीं होगा, जीर्ण जुखाम नहीं होगा तो साइनोसाइटिस नहीं होगा, पॉलिपस नहीं होगा, नाक की हड्डी नहीं तिरछा होगी। आप डरे नहीं, तिरछा होने के और भी कारण हैं, पर ये भी एक कारण है। मैं ऐसा नेचुरोपैथ नहीं हूँ, ऐसा चिकित्सक नहीं हूँ, कुछ मैंने अध्ययन, मैं एलोपैथी का भी अध्ययन करता हूँ, आयुर्वेद का भी अध्ययन करता हूँ, यूनानी का भी अध्ययन करता हूँ, और अपना तो मैं अध्ययन करता ही हूँ। हाँ, होम्योपैथी का अध्ययन नहीं करता, वो मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ है, पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ होम्योपैथ लोगों को, वो भी बड़ी मदद कर रहे हैं लोगों की। ये रोग कोई नहीं ठीक कर सकता, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना तथाकथित आयुर्वेदिक, न यूनानी, न सिद्धा, न इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, क्योंकि रियल सिम्टम्स के आधार पर दवाएं देते हैं। आधुनिक पंचकर्म भी पूरे पंचकर्म नहीं कराते। पंचकर्म में 10 चीज़ें होती हैं: स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, अवगाहन, रक्त मोक्षण, रसायन, बाजीकरण। ये पंचकर्म में 10 विधाएं आती हैं। अगर 10 विधाएं हैं तो अच्छी बात है, पर आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन षटकर्म और नेचुरोपैथी के साथ साथ हैं, 14 क्रियाओं से सब हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है, मैं इसलिए बता रहा, मेरा उद्देश्य केवल योगाभ्यास करना नहीं है, आपको जगाना है। इसी का नाम रखा है ये योग प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा शिविर। अभी मैंने प्लस नहीं जोड़ा इसमें, इसलिए अब अनुलोम विलोम करो। जब दोनों स्वर चलने लगे भस्त्रिका प्राणायाम से, तो अब आप करिए। बाई नाक का श्वास भरिए 4 गिनती में, दाएं से निकालिए दुगना, 4 में भरेंगे, 8 में निकालेंगे। आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद 5 में भरेंगे, 10 में निकालेंगे। 1 सप्ताह के बाद आफ्टर 1 वीक 6 में भरेंगे, 12 में निकालेंगे। ऐसे हर सप्ताह बढ़ाते जाइए। लगभग 3-4 महीने में 10-20 गिनती में भरिए और 40 गिनती में निकालिए। तब समझ लो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध हो गया। आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे, गंदी हवा को रोक देंगे नहीं। जैसे घर में आप प्यूरिंग फैन लगाते हैं, कौन सा फैन गलाता है वो? नहीं, जो हवा गंदगी बाहर निकालता है, एग्जॉस्ट नहीं कहते आजकल, प्यूरिफाइड, जो हवा साफ कर। हाँ, आजकल ऐसे पंखे आ गए हैं कि जो अंदर की हवा गंदगी बाहर निकालते हैं। आप उसे उल्टा लगा दीजिए तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी गंदी। तो परमात्मा ने 2 छिद्र बनाए हैं, एक से भरो, सेकंड से निकालो, फिर भरो, फिर सेकंड से निकालो। यदि आपको गिनती गिनने में आलस लगे तो इतना ध्यान रखो कि भरने में समय थोड़ा लगाओ और निकालने में ज़्यादा लगाओ। अभ्यास बढ़ाते जाओ। अच्छा है, गिनती गिनने में कोई धन तो खर्च हो नहीं रहा आपका। अनुलोम विलोम, कोई भी प्राणायाम करने के पहले भस्त्रिका छोड़ करके, वर्तमान कपालभाति प्राणायाम छोड़ करके, सब में नियम लागू है कि दोनों स्वर चलने चाहिए, श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए, और वायु तो शुद्ध होनी चाहिए। वायु शुद्ध होने के लिए पार्कों को स्वच्छ रखिए। विदेशों में फैक्ट्री जब खुलती है तो वहाँ पर जितनी गंदगी निकलती है उतना ही पर्यावरण मेंटेन कराते हैं। अभी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी,
तो गंगा नदी भी शुद्ध हो गई, हवा भी शुद्ध हो गई, फिर धीरे धीरे गंदा होने लगे। इसलिए शुद्ध वायु का प्रयोग करिए। सवेरे जल्दी उठिए। अगर योगी बनना है तो 2 बजे उठिए। उपयोगी बनना है अधिक तो आप 3 बजे उठिए। निरोगी रहना है तो 4 बजे उठिए। कभी बीमार रहना, कभी नहीं रहना है तो 5 बजे उठिए। उसके बाद आपकी मर्जी, क्योंकि सुबह का टाइम हवा शुद्ध होती है, शांत वातावरण होता है। चलिए अगला करिए। अब आप ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि में, ओम ध्वनि अपने आप में एक प्राणायाम भी है। मेरे गुरुजी कहा करते थे ये ब्रेन एक्सरसाइज भी है। आजकल निकला है कि कोरोना ब्रेन पे भी असर करता है। अरे कोरोना है तो हर चीज पे असर करे। कूड़ा है, रोटी में फफूंद लग गई है और उस हिस्से को नहीं काटो तो पूरी रोटी में फफूंद लग जाएगा, उसमें कोई नई बात है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां मीठा तहां चीटा। फलों में मक्खियां पास नहीं आती, फलों में चींटियां नहीं आती हैं, रख के देखिएगा आप। हम आम की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर डाल से टपका हुआ आम हो तो मक्खी नहीं बैठती है। जहां गंदगी वहां मक्खी आएगी, जहां गंदगी है वहां पर चींटियां आकर के आएंगी, वहीं पर कीड़े पैदा होते हैं कूड़े को खाने के लिए। जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां मीठा तहां चीटा। हमें आवश्यकता है क्लीनिंग थेरेपी की। ठीक से हाथ धोवें, ठीक से नहाएं, ठीक से अपने घर को साफ रखें, ठीक से आसपास के वातावरण को देखें। हम तो देखते ये आदमी निकला, अपना कूड़ा वहाँ सामने वाले का फेंक दिया, सामने वाला आया तो अपना कूड़ा सामने वाले का फेंक दिया। हमें आपको योग में बहुत महत्व है। नीति निकाला गया कफ ठीक, कुंजर निकाला गया पित्त विकार ठीक, बस्ती निकाला गया मल विकार ठीक। अभी एक पोंछा लगाना सिखाएंगे आज, कोशिश करेंगे कि अब आप ओम ध्वनि क्या करेंगे। ओम ध्वनि में ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा, तो आपका प्राणायाम का भी काम करेगा। अब आप सीधे बैठ जाइए, श्वास को भरिए। पुनः श्वास भरिए। बस कुछ देर चुपचाप बैठे रहें। जो योगाभ्यास का आनंद आया है, ओम ध्वनि का आनंद आया है, प्राणायाम के कारण जो आनंद आया है, उसको हम आत्मसात होने दें। प्रभु से सद्बुद्धि मांगिए। गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है, इसमें सद्बुद्धि मांगी गई है परमात्मा से।
परमात्मा सद्बुद्धि देने को तैयार है, वो आपके पास SMS भेजेगा भी। श्वास को भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, प्राणदाता, दुखहर्ता, दुखहर्ता, सुखदाता, सुखदाता, मुझे भी मुझे भी सद्बुद्धि दो। दे दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, प्राणदाता, दुखहर्ता, दुखहर्ता, सुखदाता, सुखदाता, हमें भी हमें भी सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, प्राणदाता, दुखहर्ता, दुखहर्ता, सुखदाता, सुखदाता, हमें भी हमें भी सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि दो। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें। तो मेरे सम्मुख बैठे हुए योग प्रेमियों, वेबिनार के माध्यम से वर्तमान समय में उपस्थित सभी योग प्रेमियों, इसके अलावा दिन में भी जो लोग इसको देख के अभ्यास कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो सभी योग प्रेमियों, योग साधना बहुत अच्छी चीज है। जब से मुझे मालूम हुआ कि योग साधना से ही मनुष्य बीमारी से बच सकता है, इसको मैंने नियमित अपना लिया। जब से मालूम पड़ा कि कभी बीमार पड़ जाए, स्वाद बस, मिलावट बस, दबाव बस, अज्ञानता बस, तो प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और अध्ययन करने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जड़ी बूटियाँ भी बहुत उपयोगी हैं। हमारे चौके में लगभग 100 चीज़ें आसपास ऐसी हैं जिनको हम खाद्य के रूप में कम या ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इनका अगर औषधीय प्रयोग मालूम हो जाए, लौकी भी औषधि है, बादाम भी औषधि है, गाजर भी औषधि है, मूंग भी औषधि है, मोठ भी औषधि है, सब प्रकार के अनाज भी औषधि हैं, सब प्रकार के मसाले भी औषधि हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे चौके के आसपास हैं, ये सब औषधि भी हैं। लेकिन हम इनको खाद्य मान करके आजकल बहुत डेवलपमेंट्स हो रहा है, अखबारों में खूब अच्छे अच्छे लेख आ रहे हैं। तो इसलिए हमको धीरे धीरे चलें प्रकृति की ओर, चलें आयुर्वेद की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें संयम की ओर, चलें परमार्थ की ओर, चलें सरलता की ओर। धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें, धन्यवाद दें उन ऋषियों को, हमारे गुरु जी को। चाहे तो मुझे भी दे सकते हो, नहीं दोगे तब भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा तो मिशन है, मेरा संकल्प है। जैसे मैं सुखी हुआ हूँ, ऐसे जो लोग सुखी होना चाहें, उनके सुख में मैं सहायता करूँगा। चलिए कल आगे बढ़ेंगे।